Hi, welcome all to this last class of economics. मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो आई होप कि इस क्लास में हम जो है सारा अपना सिलेबस जो है कंक्लूड कर देंगे। तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट राइट नाउ। सबको स्क्रीन नज़र में आ रही? Yes, sir. Yes, और sir. तो लास्ट टाइम हमने शुरू किया था मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड मनी मार्केट कि क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई, राइट। एंड मनी मार्केट को कंट्रोल भी कौन करता है? आरबीआई। तो आरबीआई के पास ये एडिशनल फंक्शन होते हैं कि वो क्रेडिट को सिस्टम को पूरा कंट्रोल करे इकोनॉमी में, एंड मनी मार्केट जो हमारा है उसको कंट्रोल करे। बिफोर मूविंग इनटू द मनी मार्केट, लेट मी फाइंड ए ब्लैंक पेपर। ऑलराइट, सो फाइनेंशियल जो मार्केट है हमारे पास, फाइनेंशियल मार्केट्स वो दो तरह की होती हैं। नंबर वन इज मनी मार्केट एंड सेकंड वन इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट, सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? द बेसिक डिफरेंस इज ऑफ टेन्योर, कि जो भी यहाँ पे मनी या फिर कमोडिटी या सिक्योरिटी एक्सचेंज होगी, ट्रेड होगी, इज लेस देन 1 ईयर। इन केस ऑफ मनी मार्केट के केस में 1 ईयर से जो कम टाइम की जो कमोडिटी है, कोई भी मनी है, कोई सिक्योरिटी है, राइट, तो उसकी जो मार्केट होगी उसको हम मनी मार्केट बोलेंगे। एंड मोर देन 1 ईयर की कोई भी सिक्योरिटी है, कोई भी मार्केट है, कोई भी पैसा का लेन देन हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, तो उसको हम कैपिटल मार्केट का पार्ट मानते हैं। नाउ मनी मार्केट इज मोर लिक्विड, इज लिक्विड, ठीक। मनी मार्केट इज मोर लिक्विड whereas capital market is less liquid. उसके बाद रेगुलेटर मनी मार्केट का कौन है? आरबीआई। आरबीआई उसको देखता है, राइट। आरबीआई उसको रेगुलेट करता है। अगर मनी मार्केट में किसी भी तरह की दिक्कत है तो वो आरबीआई ठीक करेगा, राइट। ऑन द अदर हैंड कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटर है, इट इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1988 में बना था। आई होप आपने लास्ट क्लास जो है वो रिवाइज की है। अगर नहीं की है तो आप यूट्यूब पे जाके उसको दोबारा दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट ईयर्स बताए थे सभी ऑर्गेनाइजेशंस के, कि फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो भी इंडिया में है उनके कब वो बनी थी एंड उसका फुल फॉर्म क्या है, राइट। तो सेबी कब बनी थी? 1988 में, एंड 1992 में इसको पावर्स दी गई थी थ्रू सेबी एक्ट। तो दिस वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर फाइनेंशियल मार्केट, हाउ इट वर्क्स। तो मनी मार्केट हम आज स्टडी करने वाले हैं, जिसमें जो लिक्विडिटी रहेगी हमारी 1 ईयर से कम रहेगी, एंड रेगुलेटर कौन होगा? मेनली आरबीआई, विच इज आर सेंट्रल बैंक। सो वी हैव सीन कि क्रेडिट क्रिएशन, हाउ इट्स डन बाय आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएशन करता है? जैसे एक बैंक जो है, मैंने कहाँ पे, यहाँ पे समझाया था, राइट, कि एक बैंक ने अपना अपने पास में सीआरआर रख के, रिजर्व रख के, बाकी जो है वो लोन में घुमा दिया। वही जो लोन लेगा इंसान वो दूसरे बैंक में जमा कर रहा है। ऐसे वही जो कैश है, जो कैश है 100 रुपए का जो कैश है, वो मल्टीपल टाइम हैंड रिप्लेस कर रहा है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, ठीक। मल्टीपल बैंक्स के थ्रू घूम रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। तो 100 रुपए से हम ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं 400 रुपए की, राइट। सिमिलरली
CRR अफेक्ट क्रेडिट क्रेडिट क्रिएशन, वो कैसे अफेक्ट करता है वो हम आगे देखेंगे आज के लेक्चर में। देन लिमिटेशन साइज ऑफ कैश रिजर्व रेशो, अगर CRR इंक्रीज कर दिया जाए देन क्रेडिट क्रिएशन जो है, क्रेडिट क्रिएशन वो कम हो जाएगी। ठीक, दोनों में इनवर्स रिलेशन हमारे को देखने को मिलता है। देन these are some points which can limitate the credit creation, उसको कम कर सकते हैं वो। तो इसमें आ गया रिजर्व रेशो, CRR की हमने बात कर ली। अमाउंट ऑफ लोन, दिस इज ऑल्सो given by RBI. For example, you have gold, right? Gold of rupees, for example, 1 लाख रुपीस। जब आप ये गोल्ड है जिसका आपने इतने 1 लाख रुपए का गोल्ड लिया था, जब आप इसके अगेंस्ट में लोन लेने जाओगे ना, जब आप इसके अगेंस्ट में लोन लेने जाओगे तो ये दिस इज कोलेट्रल, कोलेट्रल। ठीक, आप इसको कोलेट्रल रखोगे, गिरवी रखोगे जिसको हम बोलते हैं, उसके अगेंस्ट आप लोन लोगे। तो आपको लोन 1 लाख का कभी नहीं मिलेगा, 1 लाख से कम मिलेगा, राइट? 75 में मिल सकता है, 75,000। तो कितना कम मिलेगा ये कौन डिसाइड करता है? ये भी RBI डिसाइड करती है कि आपके अगर जमीन के कागज, आपकी जमीन 2 लाख रुपए की है फर्ज करो, तो आपको उस जमीन के अगेंस्ट कितना लोन मिल सकता है, वो कौन डिसाइड करेगा? RBI। तो उसको डिसाइड करके भी वो क्रेडिट क्रिएशन को रोक सकते हैं, ठीक, लिमिटेट कर सकते हैं। बाकी कैश डिपॉजिट का साइज अगर कम हो जाए उससे भी क्रेडिट क्रिएशन रुक सकती है। देन सिक्योरिटीज कौन कौन सी एक्सेप्टेबल है कि किसके अगेंस्ट में बैंक जो है आपको लोन देना चाहता है, तो वो अगर वो सिक्योरिटीज कम बढ़ा दी जाए, मतलब एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, तो क्रेडिट क्रिएशन एक तरह से बढ़ जाएगी। देन सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। देयर आफ्टर क्रेडिट क्रिएशन बाय सेंट्रल बैंक। आज हम शुरू करेंगे क्रेडिट क्रिएशन बाय सेंट्रल बैंक से, बाय RBI, राइट? सो RBI, I'll move to this page. RBI has some tools quantitative and qualitative। RBI के पास थोड़े टूल्स होते हैं जिसका वो यूज करती है इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। ठीक, टूल्स होते हैं, कुछ मेजर्स होते हैं उसके पास जिससे वो ठीक करती है, राइट? तो टूल्स दो तरह के होते हैं, नंबर 1 इज क्वांटिटेटिव एंड नंबर 2 इज क्वालिटेटिव। आपको इसी से पता लग जाना चाहिए कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ। क्वांटिटेटिव का मतलब जिसको आप गिन सको, राइट? गिन सको। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर मैथमेटिक्स की बात करूँ, है ना, मैथमेटिक्स में आप नंबर से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नंबर्स का यूज करते हो, तो मैथमेटिक्स इज ए क्वांटिटेटिव फील्ड, राइट? कि आप क्वांटिटेटिव, आप जो चीज गिन सकते हो उनका यूज कर सकते हो। और क्वालिटेटिव में आप वो चीजें लेते हो जिनको आप गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल कि कोई इंसान सच्चा है, उसकी सच्चाई को हम गिन नहीं सकते। यूटिलिटी जिसका हमने पढ़ा था, राइट? उसको आप गिन नहीं सकते। यूटिल्स में गिनते थे, वो मेजर्स गलत है, बट आप इन रियलिटी यूटिलिटी को नहीं गिन सकते, राइट? तो वो जो सारे कॉन्सेप्ट है वो क्या है? क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों में क्या डिफरेंस आ गया कि क्वांटिटेटिव चीज़ों को हम गिन सकते हैं, उनमें फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड क्वालिटेटिव में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उसको गिन नहीं सकते, उसको फॉर्मूला में नहीं लिख सकते हम। ठीक, तो RBI के पास ये दोनों तरह के टूल्स होंगे जिनका वो यूज करेगी इकोनॉमी को सुधारने के लिए। ठीक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो हमने अभी पढ़ा था CRR। आप बताइए कि CRR किस में है, क्वांटिटेटिव में है, क्वालिटेटिव में? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, राइट? CRR मैंने बोल दिया कि RBI ने बोला कि 4% रखो, तो RBI गिन सकती है CRR को, वो एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकती है, वो उसको लिख सकती है। बट क्वांटिटेटिव में ऐसा नहीं होगा। क्वांटिटेटिव के एग्जांपल है मोरल सुएशन। वो क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे जाके।
तो let's move on to the topic. So central bank possess number of instrument for controlling credit money. ठीक, two types, quantitative and qualitative. Quantitative techniques seek to regulate total quantity of credit. किसको रेगुलेट करती है? टोटल क्वांटिटी को, ठीक. बट क्वालिटेटिव मेजर्स अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. तो दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है? अवेलेबिलिटी, कहाँ पे क्रेडिट की सुविधा नहीं है, ठीक है, वो बैंक्स को बोल सकती है कि आप गांव में जाके, इस गांव में जाके ब्रांच खोलो, ठीक, वो क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव का पार्ट हो जाएगा. पर अगर आरबीआई टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट को मूव कर रही है थ्रू सीआरआर, थ्रू एसएलआर, है ना, वो सारे मेजर्स, तो उसको बोलेंगे हम क्वांटिटेटिव टूल्स. तो उसमें एक हमारे पास आता है बैंक रेट. बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय द आरबीआई, ठीक. और इसको क्या दूसरा नाम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रेट. ये आपको याद होना चाहिए. बैंक रेट का दूसरा नाम क्या है? डिस्काउंट रेट. कौन चार्ज करता है? आरबीआई. किससे चार्ज करेगा आरबीआई? कॉमर्शियल बैंक से, ठीक. दिस वाज द ओल्ड कॉन्सेप्ट. बैंक रेट जो है वो पुरानी पॉलिसी थी आरबीआई की. अभी आरबीआई इतना यूज नहीं करता बैंक रेट को, बट फिर भी हमको पता होना चाहिए, राइट, क्योंकि ये भी एक तरह से टूल है. आरबीआई इसका यूज कभी भी कर सकता है, उसके पास पार्सल में है. So by manipulating bank rate, central bank can regulate the credit creating power of member bank. Can regulate the credit creating power of member bank. तो as a bankers bank, a central bank lend money. जब पहले आरबीआई बैंक्स को लोन देता था ना, आरबीआई गिव लोन, यूज्ड टू गिव लोन टू द बैंक्स, तो वो किस रेट पे देता था? बैंक रेट पे, ठीक है, बैंक रेट पे. तो अभी बैंक रेट का यूज आरबीआई करता है फॉर फाइन्स, कि अगर किसी को फाइन लगाना है बैंक को, तो किस रेट पे लगाएगा फाइन को? बैंक रेट पे. तो आजकल बैंक रेट का सिर्फ इतना ही काम रह गया है कि आजकल जो फाइन्स लगते हैं बैंक्स पे, वो किस रेट पे लगते हैं? बैंक रेट पे, ठीक. पुराने टाइम में बैंक्स को अगर जरूरत रहती थी, बोरो करना होता था मनी को आरबीआई से, तो किस रेट पे करता था वो? बैंक रेट पे. आजकल किस पे करता है? रेपो रेट पे. आजकल किस पे करता है वो? रेपो रेट पे. तो एक और कॉन्सेप्ट होता है रिजर्व रेपो रेट. सॉरी, रिजर्व नहीं, रिवर्स. इट शुड बी रिवर्स. रिवर्स, रिवर्स का मतलब उल्टा. इसको बोलते हैं आरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. इनका मतलब क्या होता है कि सिक्योरिटी बैंक को रखनी होती है, उसके अगेंस्ट में उसको कोई भी लोन मिल सकता है. वो रिजर्व रेपो रेट का मतलब कि बैंक बैंक आरबीआई को पैसा दे रहा है. ऐसा भी पॉसिबल है. अगर बैंक के पास कैश ज्यादा है, उसको समझ नहीं आ रहा कहाँ पे यूज करूँ इसका, तो वो क्या कर सकता है? आरबीआई को पैसा दे सकता है. उस पे आरबीआई उसको क्या, कौन सा रेट देगी? रिवर्स रेपो रेट. और जब आरबीआई ने बैंक को पैसा देना हुआ, उस पे आरबीआई देगी रेपो रेट, ठीक. दोनों में ये डिफरेंस है. देन ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी क्या है हमारे पास? क्वांटिटेटिव टूल. क्वांटिटेटिव टूल. अभी मैं जो भी बात करूंगा क्वांटिटेटिव टूल्स की करूंगा, आगे जाके मैं क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में बताऊंगा. इट इम्प्लाइज परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्टॉक मार्केट. परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्टॉक मार्केट. यहाँ पे आना चाहिए था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील होगी, वो कैसे होगी? थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट का क्या मतलब है? खुले बाजार में, खुले बाजार में, ठीक है, ऑपरेशन हो रहा है. ऑपरेशन काय का हो रहा है कि गवर्नमेंट ने, यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको. गवर्नमेंट नीड्स फंड्स किसके लिए? बजट के लिए. मान लो, है ना, बजट डेफिसिट हो गया इस बार, बजट का घाटा हो गया, तो गवर्नमेंट नीड फंड्स. पैसा कहाँ से आएगा? या तो छाप सकते हैं. कौन छाप सकता है? आरबीआई. बट आरबीआई से जब भी सरकार पैसा लेने जाएगी, तो आरबीआई बोलेगी कि मेरे को बदले में
कुछ चाहिए सिक्योरिटी, ठीक है, मेरे को बदले में चाहिए, गिरवी रखना पड़ेगा आपको कुछ, तो गवर्नमेंट का गिरवी रखती है सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास आ जाती हैं, उस पर लिखा रहता है कि मैं आपको 10 साल के बाद इतना % पे इतना पैसा दूंगा, राइट। ऐसा कोई बॉन्ड, काइंड ऑफ बॉन्ड होता है वो। आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गई, देन आरबीआई क्या करता है कि अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि बाजार में, मार्केट में लिक्विडिटी मतलब पैसा कम हो गया है, अगर आरबीआई को लगा कि बाजार में पैसा कम हो गया, ठीक है, लिक्विडिटी कम हो गया, तो उसको क्या करना होता है, लिक्विडिटी इन्फ्यूज करता है। कैसे? आरबीआई क्या बोलेगा, आरबीआई जाके कहेगा कि मैं अपनी वेबसाइट पे ऑक्शन कर रहा हूँ, ऑक्शन किस चीज की ऑक्शन कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, और मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी इस बार खरीदने वाला हूँ। आरबीआई दोनों काम कर सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद भी सकता है, सिक्योरिटी बेच भी सकता है। ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आरबीआई क्या करता है, मार्केट को बोलता है कि मैं आपसे ये वाला डॉक्यूमेंट जो आपके पास है बैंक के पास, वो खरीदने वाला हूँ। जैसे वो डॉक्यूमेंट खरीदेगा, आरबीआई वापस बैंक को क्या देगा, मनी, पैसा, है ना। क्योंकि आरबीआई ने जब पहले डॉक्यूमेंट बेचा था तो लोगों से क्या लिया था, पैसा। तो इस तरीके से आरबीआई जो है वो मार्केट में पैसा इंट्रोड्यूस करता है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। इस सारे ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। पैसा वो बढ़ा भी सकता है मार्केट में, पैसा वो कम भी कर सकता है। किसके थ्रू करता है वो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ऑल राइट। सो ये आप पढ़ लेना, व्हेन द सेंट्रल बैंक अपीयर इन द मार्केट एज ए सेलर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, पीपल बाय सच सिक्योरिटी। जब वो सिक्योरिटी बेचना चाहता है तो लोग बाय करते हैं। असल में लोग बाय नहीं करते, बैंक्स करते हैं, बट अभी लोग भी बाय कर सकते हैं, मतलब थ्रू रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पीपल बाय सच सिक्योरिटीज बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम देयर बैंक। लोग क्या करते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं, वो आरबीआई को बोलते हैं कि हमारा पैसा ले लो, हमारे को बदले में क्या दे दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो अब उनके हाथ में सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, पर पैसा कहाँ है, आरबीआई के पास। तो आरबीआई क्या चाहता था, पैसा निकालना चाहता था इकोनॉमी से, तो उसने निकाल लिया, राइट। तो ये ओपन मार्केट का ऑपरेशन करके वो पैसे से, मतलब पैसे को चेंज कर सकता है, बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। इन ईदर केस द पावर ऑफ क्रिएटिंग क्रेडिट विल बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। इन दोनों केस में जब पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन जो है रुक जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा मार्केट में कम हो गया है ना। जब उसको बढ़ाना होगा तो वो पैसा मार्केट में इंजेक्ट कर देगा, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी इंजेक्ट करना। इंजेक्शन सुना ना आपने, इंजेक्ट करना, कि लिक्विडिटी मार्केट में डाल रहा है, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज वेरिएशन रिजर्व रेशो। रिजर्व रेशो क्या होता है, सीआरआर जिसको मैं बोलता हूँ, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो। कमर्शियल बैंक्स आर लीगली बाउंड, उनको लीगली ये रखना पड़ता है, ठीक है। अगर नहीं रखेंगे तो आरबीआई क्या करेगा, उन पे फाइन लगाएगा। फाइन लगा के भी उसको बोलेगा कि आपको फिर भी रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रख रहे, बार बार आनाकानी कर रहे, तो आपका बैंकिंग लाइसेंस खत्म। तो कमर्शियल बैंक्स जितने भी हैं उनको लीगली क्या रखना पड़ता है, कीप ए पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। कुछ डिपॉजिट जो है, मैंने आपको समझाया था कि बैंक का काम क्या होता है, डिपॉजिट लेना एंड देन लोन देना, ठीक, ये काम है। अब जो भी इसके पास डिपॉजिट आएगा 100 रुपए का, उसमें से कुछ हिस्सा आरबीआई बोलेगा 4%, 4 रुपए अपने पास क्या रखो, कैश में रखो, लीगली। उसके बाद कितना बचा, 96 को वो लोन में दे सकता है। अब ये 4 रुपए कैश क्यों रखवाया आरबीआई ने, क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, तो वो यहाँ से उसको कैश में से पैसा वापस कर दे, जो भी इससे मांगे। कहीं ऐसा ना हो कि बैंक रन जैसी सिचुएशन आ जाए, उसके लिए आरबीआई सीआरआर का यूज करती है। नाउ यहाँ पे 4 रुपए का मतलब 4% सीआरआर है।
अगर मैं 4% से बढ़ा के 10% कर दूं CRR को, तो क्या होगा कि 100 रुपये डिपॉजिट हुए, 100 में से 10 मैंने कैश में रख लिए। अब मेरे पास लोन में देने के लिए कितने बचे? 90। तो पहले मैं 96 का लोन दे रहा था, अब मैं 90 का लोन दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा? क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी। ठीक है, अमाउंट ऑफ लोन जो है मार्केट में कम होगा। ठीक है, तो ऐसे CRR से वो RBI जो है वो क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है। इट इज़ अ मोस्ट लिक्विड एसेट, काफ़ी लिक्विड एसेट होता है। उनके हाथों में कैश ही रखते हैं, वैसे मोस्टली वो कैश ही रखना होता है उनको। एंड द सेम टाइम इट इज़ जीरो अर्निंग एसेट, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। कैश, जब बैंक जो है 10% अपने पास कैश रख रहा है, तो कैश रखने का मतलब तिजोरी में अपने पास कैश रख रहा है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा उसको वो कहीं और यूज़ नहीं कर सकता है ना, किसी और को लोन में नहीं दे सकता। तो इससे क्या होता है? बैंक पे बुरा असर होता है। बैंक नहीं चाहते कि ये CRR बढ़े, पर RBI क्या करता है? इकोनॉमी के हिसाब से चलता है, वो बैंक के हिसाब से नहीं चलता। अगर उसको लगता है कि CRR बढ़ना चाहिए तो वो बढ़ाता है। अगर उसको लगता है कि अभी CRR कम करने का वक्त आ गया, इकोनॉमी को बूस्ट देने का वक्त आ गया, इंजेक्ट करने का लिक्विडिटी वक्त आ गया, तो वो क्या करता है? CRR को कम कर देता है यहाँ से। ठीक, ऑलराइट, देन वी हैव इसको और क्या लिखा है? नेचुरली बाय ऑल्टरिंग द CRR द सेंट्रल बैंक कैन एक्सपैंड और रिड्यूस द फंड बैंक कैन लैंड। ठीक है, वो एक्सपैंड कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है फंड्स। क्या? कौन से फंड? जो बैंक लैंड कर सकता है। देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ कैश रिजर्व एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट गिवन बाय बैंक। ये हमने समझ लिया। ठीक, आगे चलते हैं जी। देन वी हैव यहाँ पे क्वांटिटेटिव टूल शायद खत्म हो गए हैं। एक तो मैं और आपको बता देता हूँ। क्वांटिटेटिव टूल्स में CRR हमने पढ़ लिया। देन वी हैव SLR ओपन। सर, हाँ जी, SLR। यस, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया सेकंड पे। तीसरा हो गया SLR, जिसको बोलते हैं स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक, देन वी हैव, और क्या पढ़ा हमने अभी? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। देन वी हैव रिजर्व बैंक रेशो, रेपो। हाँ, रेपो ऑपरेशन। रेपो के दो पार्ट आ गए, रिजर्व सॉरी, रिजर्व नहीं, रिवर्स, बार बार कंफ्यूज हो। रिवर्स रेपो ऑपरेशन, देन वी हैव रेपो ऑपरेशन। ठीक है, दोनों तरह के ऑपरेशन जो है RBI के पास आ गए। इसके अलावा और भी पांचवा हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में भी हाँ जी, बैंक रेट सर। बैंक रेट। हाँ, बैंक रेट भूल गया, बैंक रेट। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे पास टूल्स हैं, ये क्या है? हमारे पास क्वांटिटेटिव टूल्स। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी में और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क हो गया हमारा, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, तो वो सब आपसे नहीं पूछेगा, वो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। बस ये 6 आपको पता होने चाहिए कि ये क्या है? क्वांटिटेटिव टूल्स। ठीक है, देन वी हैव क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स में क्या क्या है? नंबर 1 इज मोरल सुएशन। मोरल सुएशन क्या क्या मतलब होता है? नैतिक। मोरल का मतलब होता है नैतिक, है ना? नैतिक। सुएशन का मतलब होता है परसुएड करना, परसुएड। अब होता क्या है कि RBI को लगता है कि मैंने सारे क्वांटिटेटिव टूल्स यूज करके देख लिए, पर मार्केट पे कोई असर नहीं हो रहा है ना। तो RBI का जो गवर्नर है, या फिर डेप्यूटी गवर्नर्स जो हैं, ठीक है, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो जो भी रेप्यूटेड पोस्ट पे बैठा हुआ है RBI में, तो वो क्या करता है? कोई ना कोई कॉन्क्लेव होता है, कॉन्क्लेव, या फिर कोई मीटिंग हो गई, या फिर किसी की अवार्ड सेरेमनी हो गई, है ना? जैसे भी किसी भी शो में चले गई, लाइव शो पे चले गई, वैसे ही, है ना? तो वहां पे जाके उन्होंने क्या क्या किया? स्पीच दी। अब जो गवर्नर है, उसकी स्पीच का बहुत ज्यादा असर होता है। ठीक है, चाहे हमारे जो पार्लियामेंट्री पर्सन हैं, MP है, MLA हैं,
उनकी स्पीच चाहे कोई लोग सुने या ना सुने, जो भी बोलते रहे, बट गवर्नर जो बोलेगा अपनी स्पीच में, उसका बहुत ज़्यादा असर होता है हर मार्केट पे, क्योंकि उसी से इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है, क्या होगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट के लोग जिसको देखते हैं, जनरली कोई कंपनी चला रहा है वो भी उसको देख रहा है, कोई बैंक चला रहा है वो भी उनको देख रहा है ना। सारे जो स्पीच जो भी दी जाती है उस पर ध्यान होता है उनका हमेशा। जब भी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होती है हर महीने, हर 2 महीने के बाद, तो उसमें जो गवर्नर की स्पीच है आप देखना, उसको सारे लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है। सेम तरह जैसे कि बजट में स्पीच होती है, राइट, फाइनेंस मिनिस्टर की, वैसे ही काइंड ऑफ स्पीच होती है। तो उस स्पीच में आरबीआई क्या करती है, परसुएड करती है अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, अगर आरबीआई को लग रहा है कि बैंक्स जो हैं वो गांव में जाके ना वो लोन नहीं दे रही, एजुकेशन लोन नहीं दे रही, ऐसी कोई सिचुएशन है। अब इसके लिए आरबीआई के पास कोई क्वांटिटेटिव टूल नहीं है वैसे। एसएलआर में वो पोर्शन रख सकती है, या फिर थ्रू रेपो का फायदा दे सकती है, मॉनेटरी पॉलिसी में बोल सकती है। पर वो सिंपल क्या करना चाहते हैं, वो कोई टूल यूज नहीं करना चाहते। वो बोलते हैं, सीधा जाके स्पीच देता है आरबीआई का गवर्नर कि ऐसा है कि आप ठीक कर रहे हो, बैंक बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर और भी अच्छा होता अगर वो गांव में जाके एजुकेशन लोन देते। बस इतना उसने बोलना है। उसके बाद क्या होगा, बैंक जो है, क्योंकि आरबीआई का गवर्नर है वो, तो उसकी बात को सीरियस लेना शुरू करेंगे और धीरे धीरे जो है बैंक में गांव में जाके एजुकेशन लोन जो है देना शुरू कर देंगे। इसी टेक्निक को बोलते हैं मोरल सुएशन। ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि लीगल कंपल्शन नहीं होती बैंक्स के ऊपर। बैंक्स के पास ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको मानना ही मानना है, पर सारे मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि बैंक को रहना तो आरबीआई के अंडर में ही है ना। अगर ऐसे नहीं मानोगे तो आरबीआई दूसरी तरीके से क्वांटिटेटिव से मनवा लेगी, तो उसको तो मनवाना है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव ना यूज करने पड़े तो वो क्वालिटेटिव का सहारा ले लेती है कि ऐसे काम निकल जाए बस सीधा। उसको बोलते हैं हम मोरल सुएशन। आगे और भी तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल, डायरेक्शनल ऑर्डर प्रोहिबिटिंग लोन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गिविंग एडवाइस टू ग्रांट लोन टू प्रायोरिटी सेक्टर है ना। तो ये सारे क्या है, क्वांटिटेटिव टूल्स के पार्ट हैं, जिसमें आरबीआई सीधा कुछ नहीं कर रहा, पर इनडायरेक्टली वे से आपको बोल रहा है। किसी स्पीच में बोल दिया, किसी आरबीआई ने कोई रिसर्च की, ठीक है, उसको बोल दिया। आरबीआई के किसी डिप्टी डायरेक्टर का कोई आर्टिकल आ गया न्यूज़पेपर में, है ना, उस पर उसने कुछ ऐसा लिख दिया, तो उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उसको बोलते हैं हम क्वालिटेटिव टूल्स, और उसमें सबसे ऊपर है मोरल सुएशन। यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई डाउट है? सर नो सर। हाँ जी, सर रिपीट कर दो। केड़ा केड़ा क्या रिपीट करना? मॉरल सिचुएशंस वाला सर। मोरल सुएशन बेटा वो टेक्निक होती है जिससे कि आरबीआई को क्वांटिटेटिव टूल्स का यूज ना करना पड़े और उसका काम भी हो जाए। ठीक है, अगर मान लो कि आरबीआई चाहती है कि बैंक जो है वो पुअर लोगों को, वो एग्रीकल्चर में लोन नहीं दे रहे, है ना, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में लोन नहीं दे रहे, तो आरबीआई का गवर्नर किसी भी स्पीच में जाके, किसी भी कोई कमेटी में जाके, कोई प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे, अवार्ड सेरेमनी है ना, कहीं भी जाके कोई भी स्पीच दे देगा कि ऐसी बात है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, पर एग्रीकल्चर में लोन ज़्यादा आपको देने चाहिए। ठीक है, उससे क्या है, आपका फायदा हो जाएगा, आपको डिपॉजिट आएंगे, ऐसा कुछ बोल दिया उसने। अब उस बात का असर क्या होता है कि बैंक्स जो हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं चाहे गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उनके ऑफिसर्स भी वहाँ पे बैठे होते हैं, उनके ऑफिसर्स भी सुनते हैं। ठीक है, जो हायर लेवल पे ऑफिसर होते हैं, नॉर्मली क्लर्क वगैरह नहीं सुन रहे होते, पर क्योंकि हायर जो अथॉरिटी पे लोग बैठे हैं, एजीएम बैठे हैं, जीएम बैठे हैं, है ना, तो वो सारे उस कॉन्क्लेव का पार्ट होते हैं, उनको सुन रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने जो इम्प्लॉइज हैं उनको बोलना शुरू करते हैं कि ऐसा करो कि इस बार हमारा फोकस क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर। अब आरबीआई ने क्या किया कि कोई भी क्वांटिटेटिव टूल यूज नहीं किया, पर फिर भी उसने अपना काम जो है वो करवा लिया। उसका काम क्या था, एग्रीकल्चर को ज्यादा लोन देना। तो इसी टेक्निक को हम बोलते हैं मोरल सुएशन। ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकती है, रिक्वेस्ट क्या है, मतलब ऐसा नहीं कि हाथ पैर जोड़ने उसने बैंक के, है ना, क्योंकि वो बैंक को रेगुलेट करती है, तो उनको ऐसे इनडायरेक्टली वे में बोल देती है
कि आप ऐसा करिए बस। तो इस पे जो मेन पॉइंट है कि ये लीगल नहीं होता किसी के लिए भी, बैंक्स के लिए लीगल नहीं है। आप अगर आरबीआई ने बोल दिया कि ऐसा एग्रीकल्चर पे लोन देना चाहिए और एक बैंक ने नहीं दिए, तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई उसको कोर्ट में लेके जाएगा कि तूने मेरी बात नहीं सुनी, है ना। ऐसे वो लीगली बाउंड नहीं है। लीगली बाउंड है वो क्वांटिटेटिव टूल्स के लिए। क्वांटिटेटिव टूल्स अगर आरबीआई के नहीं माने आपने, तो आरबीआई क्या करता है, फाइन लगाता है आपको। और वो लगाता है, सभी बैंक्स पे लगाता है वो, ठीक है। चाहे आप जितने भी बड़े एसबीआई जैसे बैंक क्यों ना हो, वो चाहे छोटे से छोटे बैंक भी ना क्यों ना हो, अगर आप सही से काम नहीं करोगे तो आरबीआई क्या आपको फाइन लगाएगा। पर मोरल सुएशन के केस में या क्वालिटेटिव कोई भी टूल है उसके केस में आप आरबीआई जो है आप पे फाइन नहीं लगाएगा। अभी हो गया क्लियर? Yes, sir. ओके, तो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मनी मार्केट। जो मैंने बोला था, मनी मार्केट होती है एक 1 ईयर से कम, ठीक है, लेस देन 1 ईयर जो भी हमारे पास मार्केट होगी वो किसका पार्ट होगी, मनी मार्केट का। मनी मार्केट इज अ नर्व सेंटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। नर्व सेंटर कैसे होती है? A well organized money market is a basis for an effective monetary policy। ये जो लाइन है ये भी आपने याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। वेल ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इज द बेसिस ऑफ इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का अगर कोई क्वेश्चन आया, मॉनेटरी पॉलिसी, तो किसके साथ लिंक होगा वो, मनी मार्केट के साथ, ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी किसके साथ लिंक है, मनी मार्केट के साथ। क्यों लिंक है? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आप ऐसे याद रख लो, आरबीआई। मनी मार्केट का हेड कौन है, आरबीआई, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट का पार्ट नहीं है, क्योंकि कैपिटल मार्केट का हेड है सेबी और मॉनेटरी पॉलिसी का हेड है आरबीआई। तो किसका पार्ट होगा, मनी मार्केट का। सो मनी मार्केट मोबिलाइजेस सेविंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड मेक देम अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। अब चाहे हो अपना कैपिटल मार्केट, चाहे वो मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है? मैं फाइनेंशियल मार्केट समझा रहा हूँ आपको। फाइनेंशियल मार्केट क्या है कि यहाँ पे कोई लोग हैं, ठीक है, उनके पास क्या है, पैसा है, मनी है उनके पास। वो क्या है, उन्होंने पैसा सेव किया हुआ है, सेवर्स हैं सारे, ठीक है। ये भी सेवर है, ये भी सेवर है, ये भी सेवर है, उनके पास पैसा है। और इधर एक बंदे हैं जो क्या है, जो कुछ काम करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई एक फैक्ट्री खोलना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या है, पैसा लेने के इच्छुक हैं वो, ठीक है। दे आर लोन टेकर्स, लोन टेकर्स है ना। ये क्या है, सेवर, ये क्या है, लोन टेकर्स। इनको पैसा एक्सक्यूज मी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। सर, सेबी का हेड कौन है? सेबी का हेड कोई भी नहीं है, सेबी इज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, रेगुलेटर जो भी है ना, मैं बता देता हूँ आपको। आरबीआई, ठीक है, सेबी, देन वी हैव आईआरडीए, पीएफआरडीए, तो ऐसे और भी बहुत सारे हैं, आईएफसीआई, सीआईए। तो ऐसी सारी जो रेगुलेटर्स बोलते हैं इनको, रेगुलेटर्स। रेगुलेटर का काम क्या होता है कि कोई एक सेक्टर है, उसको आपने रेगुलेट करना है, ठीक है, उसको आपने देखना है बैठ के, उसमें कोई भी दिक्कत हो रही है तो आपको सोल्व करनी है। ऐसे ही मनी मार्केट का हेड कौन है, आरबीआई। कैपिटल मार्केट का सेबी, इंश्योरेंस मार्केट का आईआरडीएआई, पेंशन का पीएफआरडीए, ठीक है। एक गिफ्ट सिटी है, उसका हेड कौन है, आईएफसीआई। तो ये सारे क्या है, हेड है, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग इनके पास काम है। अब सभी का काम अपना अपना है, सभी को पास पावर्स हैं कि वो कोई भी काम कर सकती है, ठीक है। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑटोनोमस है, इनके उनके ऊपर कुछ नहीं होता। मतलब पीएम जो है, पीएम भी सेबी के हेड को कुछ नहीं बोल सकता कि तू यार तूने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि वो लीगली बाउंड नहीं है पीएम की बात सुनने के लिए, वो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपका हम बात कर लें कि जुडिशरी ना, जजेस, तो जजेस किसके अंडर है, किसी के अंडर नहीं है वो अलग ऑर्गेनाइजेशन है। मीडिया किसके अंडर है, मीडिया किसी के अंडर नहीं है।
ठीक है, तो अब कोई भी पीएम सीएम जो है वो जज को थोड़ी बोल सकता है कि इस केस में ऐसा वर्डिक्ट दे। तो ऐसी बात है, रेगुलेटर्स के हेड कोई नहीं है, ऑटोनोमस है। दे आर मेड बाय एक्ट, पार्लियामेंट्री एक्ट। जो भी चीज एक्ट से बनती है वो क्या हो जाती है, आपकी ऑटोनोमस हो जाती है। ठीक है, जो भी जिसका भी पार्लियामेंट एक्ट से जो बन रहा है तो वो ऑटोनोमस होती है एक तरह से। रेगुलेटर्स तो सारे ऑटोनोमस होते हैं, पर नाउ कंडीशन इज देयर कि पार्लियामेंट जो है वो अपना कंट्रोल रखना चाहती है फिर भी, ठीक है, इन सब पे। आरबीआई पे भी कंट्रोल रखना चाहती है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आरबीआई के लोग जो है पागल हो जाएं, वो अपने हिसाब से कुछ भी करते रहे। ठीक है, तो कोई ना कोई कंट्रोल तो होना चाहिए। ऐसे सेबी है, ऐसे आईआरडी है, ऐसे सारा कुछ है। तो उसके लिए वो अपने मेंबर्स भेजते हैं वहाँ पे, मेंबर्स। जैसे कि हम डिप्टी गवर्नर की बात कर रहे थे, डिप्टी गवर्नर्स की। तो जरूरी है कि डिप्टी गवर्नर्स जो है वो आरबीआई से ही बनेंगे सारे। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी 2-3 बंदे होते हैं हमेशा, ताकि आरबीआई इतनी भी ऑटोनोमस ना हो जाए कि सारे फैसले अपने आप करने लग जाए। ठीक है, तो एक तरह से वो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा कंट्रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। पर अगर आपको पूछा जाए कई क्वेश्चन में तो वो ऑटोनोमस है, किसी के अंडर नहीं है। समझ में आया? यस सर। ओके। तो अभी हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट की, कि फाइनेंशियल मार्केट जो है क्या करती है, वो काम क्या है उसका। कोई भी फाइनेंशियल मार्केट है, चाहे वो कैपिटल है, कैपिटल मार्केट है, चाहे वो मनी मार्केट है, उनका बेसिक फंडा क्या होता है, कहाँ से फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट में एक वर्ड है मार्केट। मार्केट क्या होती है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है मार्केट की, वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर मीट। ठीक है, जब बायर्स एंड सेलर्स मीट करते हैं एंड दे एक्सचेंज समथिंग आउट ऑफ देयर, तो उसको क्या हम बोलते हैं, मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में कौन मिल रहा है, बायर्स कौन है, बायर्स हैं लोन लेने वाले, ये वाले राइट साइड वाले बायर्स हैं। सेलर्स कौन है, पैसा, सेवर्स जो है, सेवर्स हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास सेविंग्स है। तो जब दोनों को मिला देते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन का क्या है, जो सेविंग्स को मिलाए इन्वेस्टमेंट वालों से। क्योंकि हमने शायद आपने पढ़ा होगा अपनी इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक में, यस केन्स सर। बोलता है सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो उसका मतलब क्या है, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ, सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती है थ्रू फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, ये क्लियर हो गया सब? किसी को कोई डाउट है इसमें? यस सर। नो सर। ओके ओके। तो फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है, सेविंग्स जो भी है हमारे पास इकोनॉमी में, उनको कन्वर्ट करना इन्वेस्टमेंट में। जिसको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए वो क्या है, फाइनेंशियल मार्केट में आएगा। जिसको सेविंग से कोई ज्यादा पैसा कमाना है वो फाइनेंशियल मार्केट में आएगा। वो आपस में एक्सचेंज करेंगे पैसा, मनी। ठीक है, और कहाँ पे एक्सचेंज करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट में। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए एक्सचेंज कर रहे हैं देन उसको क्या बोलेंगे हम, मनी मार्केट। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए एक्सचेंज कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम कैपिटल मार्केट। सो लेट्स मूव। हाँ जी, बोलो बोलो। किसी का कोई डाउट है? नो सर। ओके ओके। So money market mobilize savings from different sources, makes them available for investment. It is a mechanism through which funds flow from surplus unit to deficit unit in the economy. ठीक है जी। फाइनेंशियल मार्केट को हम किस में बांट सकते हैं, वन इज मनी मार्केट, अनदर वन इज कैपिटल मार्केट। ये हमने पढ़ लिया। क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ऑफ क्रेडिट। कितना लिया मैंने, 1 साल। यहाँ पे शायद आपको क्लियरली लिखा नहीं हुआ कि कितना टर्म है। तो आपने अगर एग्जाम में आ गया तो 1 साल है। ठीक है, 1 साल से छोटा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी तरीके का इन्वेस्टमेंट है, किसका पार्ट हो जाएगा, वो मनी मार्केट का। 1 साल से ऊपर सारा किसका हो जाएगा, कैपिटल मार्केट का। मनी मार्केट रेफर्स टू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट विच डील विद शॉर्ट टर्म फंड्स। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक। अच्छा, अभी मेरे को एक बात बताइए कि मैंने ये आपको बताया जो भी,
मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, लिक्विडिटी किस में ज्यादा होगी, मनी मार्केट में या कैपिटल मार्केट में? सर मनी मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा मनी होगी, क्यों? मार्केट सर। क्योंकि शॉर्ट टर्म मनी है, ठीक है, जल्दी ज्यादा तो मनी मार्केट। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। सो ऑब्जेक्टिव क्या है मनी मार्केट के? इट प्रोवाइड्स एन इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म फॉर आयरनिंग आउट शॉर्ट टर्म सरप्लस एंड डेफिसिट। सरप्लस का मतलब सेविंग हो गया यहाँ पे, ठीक है, डेफिसिट का मतलब इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म सरप्लस है, अगर आपके पास घर में पैसा बढ़ गया तो आप क्या करोगे, इसको सेव करोगे, राइट? इनकम कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, कंजम्पशन या फिर सॉरी सेविंग, कंजम्पशन या फिर सेविंग, दो ही काम कर सकते हो, या कंज्यूम कर लोगे, पैसा बच गया तो आप उसको सेव करोगे। सेव करके कहाँ पे रखोगे पैसा? बैंक में रखोगे, बैंक भी उस पैसे को लोन देगा। अगर आपको लग रहा है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे, आईपीओ खरीद रहे हो आप, तो आईपीओ जब खरीदोगे आप, तो वो पैसा भी वो कंपनी के पास जाएगा, उसकी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है। तो किसी भी तरीके की सेविंग से आप कुछ इंटरेस्ट कमा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। provides a focal point for the intervention of central bank for influencing liquidity in the economy. सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है, उसको लिक्विडिटी देखनी पड़ती है हर टाइम, है ना, कि कितना पैसा मार्केट में घूम रहा है, उसका काम है ये। सेबी का काम नहीं है ये, आरबीआई का काम है कि लिक्विडिटी, पैसा होना चाहिए अवेलेबल, अगर चाहे वो छाप के दे, चाहे वो ओपन मार्केट ऑपरेशन से दे, कैसा भी करके मार्केट में लिक्विडिटी होनी चाहिए। इसीलिए क्योंकि मनी मार्केट ज्यादा लिक्विड होती है, उसको कंट्रोल भी कौन करता है? आरबीआई। कि आरबीआई मनी मार्केट से भी लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, इंटरेस्ट रेट्स काफी तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं मार्केट में, है ना। जब हम एफडी खुलाते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट है, आरडी में इंटरेस्ट रेट है, सेविंग पे इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। कोई बॉन्ड ले रहे हैं हम, उस पे भी इंटरेस्ट रेट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट काफी तरह के होते हैं, लोन दे रहे हैं तब भी 50 तरह के इंटरेस्ट रेट है। वो सारे इंटरेस्ट रेट इकट्ठे चलते हैं, मतलब अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो सारे इंक्रीज होंगे, डिक्रीज हो रहे हैं तो सारे डिक्रीज होंगे, ठीक। और सबसे पहले लिक्विडिटी का एक तो ये बात समझ लो आप कि सारे इंटरेस्ट रेट जो है इकट्ठे मूव होंगे। इसलिए आरबीआई अगर रेपो रेट को चेंज करता है यहाँ से बैठ के ऊपर से, तो उससे सारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाते हैं मार्केट में। उसको अकेले सारे इंटरेस्ट रेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ से बस एक रेपो रेट चेंज करेगा, उससे सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, आरबीआई को पता कैसे चलता है कि रेपो रेट चेंज करना है? मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड, ये हमने देखा शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, इसमें एक दिन के भी फंड होते हैं, वन डे के, एक आवर के, ठीक है, ऐसे फंड भी होते हैं कि मेरे को 1 घंटे के लिए पैसा दे दो, उसमें आपको मैं ब्याज दूंगा। अब मान लो कि 1 घंटे में जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट है वो मूव हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो आरबीआई को पता लग जाएगा कि इंटरेस्ट रेट मूव हो रहा है 1 घंटे में, मतलब 1 आवर में, इसका मतलब क्या है? लिक्विडिटी कम हो गई। तो सबसे जो बढ़िया मेजर है देखने का लिक्विडिटी को, वो है मनी मार्केट। मनी मार्केट एक तो उसमें कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, लोग आपस में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, और उसमें अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? लिक्विडिटी कम हो रही है। तो आरबीआई को उससे अंदाजा लग जाता है कि लिक्विडिटी कम हो रही है, आरबीआई तुरंत एक्शन लेता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह जो है उसके साथ डील करता है वो, ताकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ ना पाए। ऐसा ना हो कि मनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ऊपर चले जाए, उससे क्या होगा? बाकी सबको इफेक्ट होगा। और ऐसा भी ना हो कि इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ज्यादा गिर जाए, तो उसको स्टेबल रखना किसका काम है? वो भी आरबीआई का काम है, कि वो मूव हो पर एक एक स्टेबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो दिस इज द मेन रीजन कि आरबीआई जो है मनी मार्केट को कंट्रोल करती है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मनी मार्केट के?
जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, ठीक है। नो फिक्स्ड प्लेस, कोई एक प्लेस नहीं होता। ऑपरेशन पूरे इंडिया में हर टाइम 24 घंटे भी चलते हैं ना, हर टाइम में ऑपरेशन चलते हैं। तो ब्रोकर्स होते हैं इसमें, जिनकी हेल्प से हम बेचते हैं खरीदते हैं ना, जैसे सेवर्स हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। जो फाइनेंशियल मार्केट में मिलेंगे, कौन मिलाएगा उनको? ब्रोकर। तो एक ब्रोकर रहेगा यहाँ पे। फंड आर लोन फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 साल, उससे सब नीचे ही होंगे। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सब मार्केट, बहुत लार्ज नंबर होता है मार्केट का। स्ट्रक्चर फंक्शन क्या होता है? शॉर्ट टर्म फंड्स। देन वी हैव हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, इसमें क्या होता है हमारे पास? कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल्स क्या होते हैं? आगे पढ़ते हैं जाके। कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई। इट मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव, ठीक है। अच्छा, it also help trade and commerce by developing a bill market and acceptance market, ठीक है। तो इकोनॉमी को सारा फायदा होता है इससे। अच्छा, जो मैंने बताया था आपको, इट enables the government to raise short term loans with treasury bill market, जिसको हमने बोला था ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी उठाएगी, सरकार को बजट पूरा करना है, ठीक है, उसके लिए जो भी काम करने हैं। तो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ डिफरेंट थिंग। गवर्नमेंट सिक्योरिटी and T-bill are different. Different in what? Government security is a part of a long-term market. T-bills जो होते हैं short term। दोनों से पैसा सरकार ही उठाती है, दोनों एक ही तरीके से उठाती है। और पर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी जहाँ पे आएगा लिखा हुआ, तो उसका मतलब लॉन्ग टर्म। मैंने आपको बताया था ना, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए चाहिए पैसा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से उठाते हैं। पर जब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए कि गवर्नमेंट सरकारी एम्प्लॉइज को तनख्वाह देनी है, हमारे पास पैसे की कमी है, तो वो टी बिल्स इशू कर देते हैं, ट्रेजरी बिल्स इसको हम बोल देते हैं, ठीक। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट कैसा है जी? दोनों पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में इंस्टीट्यूशंस होंगे जो जिनका रिकॉर्ड्स होगा, सब कुछ होगा। एंड अनऑर्गेनाइज में सब कुछ वहाँ पे कोई रेगुलेटर नहीं है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई रेगुलेटर नहीं है। फॉर एग्जांपल कि आपने देखा होगा गाँव में लोग आड़ती जो हम बोलते हैं, ठीक है, आड़तियों से पैसा ब्याज में लेते हैं। तो आड़ती अब कितना ब्याज में ले सकते हैं, उसको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है। वो क्या हो गया? अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, ठीक। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे पास आ गया आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, सेविंग बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो दीज आर सम टाइप ऑफ बैंक्स। इसमें अब आजकल आ गए पेमेंट बैंक, ठीक है, अभी एक और आ गया स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी काफी तरह के बैंक्स जो हैं खुल गए हैं। ये सारे क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट है। कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। फर्क क्या होता है कि आरबीआई के अकॉर्डिंग जो चल रहा है, उसका कोई शेड्यूल है, 6th पर नहीं 14th शेड्यूल, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई बैंक है तो उसको शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोल देते हैं, और बाकियों को नॉन शेड्यूल बोल देते हैं। ज़्यादातर जो है हम अपने आसपास देखते हैं वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। उसमें भी पब्लिक सेक्टर बैंक आ गए। यहाँ पे इंडियन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे प्राइवेट आना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक, पीएसबीज, सेक्टर बैंक्स। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में भी पब्लिक सेक्टर के बैंक है, सरकारी बैंक है, जैसे एसबीआई हो गया, है ना, देन कैनरा बैंक हो गया। तो ये सारे क्या सरकारी बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक हो गया। प्राइवेट में एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, है ना। तो ये सारे क्या प्राइवेट शेड्यूल कमर्शियल बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक में स्टेट बैंक ग्रुप, द नेशनलाइज बैंक। इतने डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट। नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज मैंने बता दिया, जिसको बैंक नहीं बोला हमने, पर काम वो बैंक की तरह ही करते हैं, जैसे एलआईसी। अब आप बोलोगे कि एलआईसी तो काम बैंक की तरह करती नहीं है, पर आपने सुना होगा कि एलआईसी है जो जिसमें हम पैसा अपना डालते हैं, ठीक है, डिपॉजिट करते हैं हम पैसा एक तरह से। एसबीआई एलआईसी की स्कीम्स होती हैं जिसमें हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, पर एलआईसी किसी को लोन नहीं दे रहा,
अगर वो लोन देता तो वो बैंक बन सकता था, पर अब लोन नहीं दे रहा तो वो क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऐसे जीआईसी होगी, यूटीआई होगी म्यूचुअल फंड में, है ना, तो सारे क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारे पास। म्यूचुअल फंड्स हो गए आपके जितने भी हैं, तो उसमें सारे सेवर्स पैसा डाल रहे हैं, डिपॉजिट ले रहा है वो, पर वो लोन किसी को नहीं दे रहा। ठीक। तो कोऑपरेटिव जो है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी आपने सुना होगा। कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, पहले कोऑपरेटिव बैंक्स जो थे वो, उनको रेगुलेट करता था स्टेट, क्योंकि कोऑपरेटिव जो हमारा स्ट्रक्चर है वो स्टेट का पार्ट है। उस मतलब उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं था पहले, है ना। तो स्टेट का पार्ट था, हर एक स्टेट ने अपने अपने नियम बनाए हुए थे, इसी वजह से वो फेल हो रहे थे कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी क्या है, आरबीआई ने उसको अपने अंडर ले लिया हुआ है। तो कोऑपरेटिव बैंक जो है आरबीआई के अंडर है अभी। देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, इस पे आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक। अभी जल्दी जल्दी में इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं हम, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है, represent the amount borrowed by commercial bank from each other for short period to meet their cash reserve requirement। एक दिन के लिए पैसा चाहिए एचडीएफसी को, तो उसके लिए क्या है, वो कॉल मनी मार्केट यूज करेंगे। आरबीआई इसी को देखता है बैठ के, कॉल मनी को, कि लिक्विडिटी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। ठीक है। जिनके पास रिजर्व ज्यादा होता है पैसा, हाँ जी, जिनके पास ज्यादा होता है पैसा, वो जिनके पास कम होता है उनको लोन में दे देते हैं। ठीक है। लैंड फॉर 1 डे एंड फॉर पीरियड ऑफ 14 डे, 1 to 14। तो इनमें जो है कॉल मनी मार्केट चलती है। कमर्शियल बिल मार्केट हमने पहले भी पढ़ा था। कमर्शियल बिल क्या, किसी ने सामान मंगवाया, बायर है और सेलर है। अब सेलर ने सामान बायर को भेज दिया, बायर कह रहा है कि मैं 1 महीने के बाद दूंगा पैसे। तो सेलर कहता है कि तू अपना बिल दे दे मेरे को। बिल बैंक को देता है, तो बैंक उसको अभी पैसे दे देता है। ठीक है। अब बैंक बायर से पैसे लेगा, उसको बोलते हैं कमर्शियल बिल मार्केट। जैसे ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, तो वहां पे मार्केट, हाँ जी, सर बिलों का एक्सचेंज की तरह होता है ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देन वी हैव मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमारा जो है ट्रेजरी बिल मार्केट, जो कि मैंने आपको बताया 91 डेज का होता है। ठीक है। 182 डेज का होता है, 364 का होता है। ठीक। एक 14 डेज का भी था, वो शायद बंद कर दिया है अभी। तो 4 तरह के थे, 14 डेज, 91 डेज, 182, 364। अब यहाँ पे 364 क्यों है, क्योंकि 1 साल से कम रखना है। ठीक है। अगर 366 हो जाता तो ये मनी मार्केट का पार्ट ही नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म अगर कोई नीड रहती है तो वो इन ट्रेजरी बिल का यूज करके पैसा जो है वो ले सकती है। देन कॉमर्शियल पेपर, रिकमेंडेशन किसकी थी, वॉगल वर्किंग ग्रुप। ठीक है, या इसको कमेटी भी बोल देते हैं, वागल कमेटी या वागल वर्किंग ग्रुप। कमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस हुए हाँ जी, किसी का माइक ऑन है क्या? ऑलराइट। कमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस हुए 1990 में। ठीक है। इससे क्या है, कमर्शियल पेपर जो है कौन इशू करता है, मान लो कि रिलायंस को जरूरत पड़ गई पैसे की। रिलायंस के पास 2-3 ऑप्शन है, कि या तो बॉन्ड इशू कर दे, या फिर स्टॉक मार्केट से पैसा ले ले, या फिर क्या होता है कमर्शियल पेपर्स। तो जो भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपने कमर्शियल पेपर्स यूज इशू करती हैं, लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं, उनको पैसा मिल जाता है। ठीक। शॉर्ट टर्म के लिए अगर उसको पैसा चाहिए तो। देन वी हैव सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था 1989 में। क्यों, फर्दर वाइडन द रेंज ऑफ मनी मार्केट को बढ़ाने के लिए, और इन्वेस्टर को एक नई अपॉर्चुनिटी देने के लिए। CDs आर द डिपॉजिट रिसीट इशू बाय बैंक अगेंस्ट डिपॉजिट केप्ट बाय इंडिविजुअल। अब मैंने SBI में मान लो कि 5 लाख रुपए डिपॉजिट किया, तो अब मेरे को पैसा नहीं चाहिए, पैसे के बजाय मैंने क्या ले ली, CD ले ली, अ, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले लिया कि मेरे इस बैंक में 5 लाख रुपए हैं। ठीक है। उससे क्या होगा, कंपनीज, PSC और अदर इंस्टीट्यूशन को CD को मैं यूज कर सकता हूँ कहीं और जाके।
कहीं और बोलूंगा मैं कि यार मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरे को लोन दे दो, बोलेगा तेरे मेरे को क्या पता कि तू कौन है। तो आप बोलोगे कि मेरे पास सीडी है, मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है कि मैंने इस बैंक में 5 लाख जमा कराया है, तो मेरी क्रेडिबिलिटी ये है। तो सीडी रख लेते थे, उसके बदले मेरे को 4,90,000 रुपये दे दिए उन्होंने कैश। तो ऐसे सीडी काम करता था पहले। और इससे सीडी से ही आपने सुना होगा हर्षद मेहता, हर्षद मेहता स्कैम जो है वो सीडी को यूज करके हुआ था। देन इंटरबैंक टर्म मनी मार्केट। इंटरबैंक जो मार्केट है वो क्या होती है, बैंक आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो दे बोरो एंड लैंड फंड्स फ्रॉम ईच अदर फॉर पीरियड ओवर 14 days एंड जनरली अप टू 19 days। अगर वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बोरो या फिर लैंड कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कॉल मार्केट या फिर नोटिस मनी मार्केट। अगर वो 14 दिन से ऊपर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे इंटरबैंक टर्म मनी मार्केट, ठीक। नो कोलेटरल इज इंस्टीट्यूटेड अपॉन, मतलब क्या है, कोई कोलेटरल नहीं देते, तो सारा ट्रस्ट पे काम हो रहा है। देन कोलेटरल लोन मार्केट, इट डील्स विद कोलेटरल लोन। कोलेटरल लोन क्या है, जिसमें आप कोई कोलेटरल को गिरवी रखते हो, ठीक है। दिस लोन बैक्ड अप बाय सिक्योरिटी, सिक्योरिटी होती है इसमें। इन दिस मार्केट कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बॉन्ड। अगर आपके पास एज ए इंडिविजुअल कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो आप उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रख के लोन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल कि जिसके पास पोस्ट ऑफिस में पहले खाता होता है, पोस्ट ऑफिस में कोई मान लो कि आपके पास एफडी है, तो उस एफडी को आप बैंक में यूज कर सकते थे उस एफडी के अगेंस्ट में लोन लेने के लिए पहले, ठीक। सो मेजर्स टू इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं ये सर आप पढ़ लेना, इजी है। तो आई थिंक आई हैव फिनिश्ड द चैप्टर राइट नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। बाकी इफ यू अगर आप बोलते हो तो आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लास ऑन संडे। प्लीज सर को आप बता दीजिएगा, किसी का भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप सर को बता दीजिएगा प्लीज। तो आई कैन टेक अनदर 1 or 2 क्लासेस, ठीक है। तो अभी सिलेबस आई थिंक आपका एंड हो चुका है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. Thank you. थैंक यू ऑल। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है इकोनॉमिक सब्जेक्ट में तो आप तो प्लीज सर से परमिशन लेके तो आप मेरे को पूछ सकते हो, या ग्रुप वगैरह में डाल दीजिए तो मैं वहाँ वहाँ भी आपके डाउट ले लूँगा। या फिर किसी दिन हम संडे या कोई भी क्लास अगर फ्री होती है तो आई कैन टेक ए डाउट सेशन ओवर दैट क्लास ना। तो प्लीज़ आप जो भी मैसेजेस होंगे आपके वो सर से आप कंफर्म कर लीजिए। Thank you, class. Now, I think I should be